नमस्कार। आज हम सिर्फ चुनाव जीतने की बात नहीं कर रहे हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक नेता और जनता के बीच जो एक रिश्ता होता है वो असल में है क्या, और कैसे डेटा, सिर्फ नंबर नहीं बल्कि डेटा, हमें शासन का एक बेहतर रास्ता दिखा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स की एक बहुत ही खूबसूरत जगह पिनुरुस्ला से। ये वो जमीन है जहाँ हरी भरी पहाड़ियाँ हैं, बहुत गहरी परंपराएं हैं और यहाँ की जनता बहुत ही ज्यादा जागरूक है। यही चीजें यहाँ की राजनीति को एक बिल्कुल अलग रंग देती हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कोई पार्टी जो कभी 46% वोट लेकर जीतती है, वो सिर्फ 5 साल के अंदर 4% पर कैसे आ जाती है, और क्या इसे दोबारा खड़ा किया जा सकता है? ये एक पहेली है और आज हम इसे ही सुलझाने वाले हैं। ये सिर्फ हार की कहानी नहीं है, ये आंकड़ों में छुपी हुई एक नई उम्मीद की कहानी भी है। देखिए, किसी भी जगह की राजनीति को समझने के लिए वहां की जमीन की नब्ज को पकड़ना बहुत जरूरी है। पिनुरुस्ला की अर्थव्यवस्था खेतीबाड़ी और जंगल पर टिकी है। समाज का ताना बाना मातृवंशीय है, मतलब वंश माँ के नाम से चलता है। और शासन में आज भी पारंपरिक परिषदों और चर्च का गहरा प्रभाव है। लेकिन इन सबके बीच जो असली मुद्दा है, जो लोगों को रोज परेशान करता है, वो है खराब सड़कें, नौजवानों में बेरोजगारी और बहुत ही कम कनेक्टिविटी। अब जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 89.36%। ये 2023 का वोटर टर्नआउट है, लगभग 90%। इसका सीधा मतलब ये है कि जब लगभग हर एक इंसान अपनी आवाज उठा रहा हो, तो नेताओं को बहुत बहुत ध्यान से सुनना पड़ता है। ये दिखाता है कि यहाँ के वोटर कितने जागरूक और सक्रिय हैं। 2023 के नतीजों ने तस्वीर बिल्कुल साफ कर दी थी। जो पार्टी जीती यानी एनपीपी, और जो दूसरे नंबर पर रही आईएनसी, उनके बीच एक बहुत बहुत बड़ा फासला था। ये सिर्फ एक हार नहीं थी, ये जनता का दिया हुआ एक बहुत ही साफ संदेश था। तो सबसे बड़ी बात क्या निकल कर आती है? हार का मार्जिन -23.51%, मतलब 8,100 से भी ज्यादा वोटों का फर्क। जब जनता इतने बड़े अंतर से अपना फैसला सुनाती है, तो वो सिर्फ एक नंबर नहीं होता, वो एक बहुत गहरा संदेश होता है जिसे समझना जरूरी है। तो अब हम सवाल क्या हुआ से आगे बढ़कर क्यों हुआ पर आएंगे। और ये समझना जरूरी है कि हमारा विश्लेषण किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं, बल्कि उस पूरे सिस्टम पर है, उन व्यवस्थाओं पर है जिनकी वजह से ये नतीजा सामने आया। ये टाइमलाइन देखिए, किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं है। 2013 में 46% वोट शेयर के साथ एक जबरदस्त जीत। फिर 2018 में पार्टी लगभग गायब ही हो गई, सिर्फ 3.77% पर सिमट गई। और 2023 में वापसी तो हुई, लेकिन 16% के साथ, दौड़ में बहुत पीछे। ये दिखाता है कि यहाँ के वोटरों का मिजाज कितना बदलता रहता है। तो 2018 में ये जो इतना बड़ा भूचाल आया, उसकी सबसे बड़ी वजह क्या थी? एक घटना। जो उस वक्त के आईएनसी के विधायक थे, वो पार्टी छोड़कर एनपीपी में चले गए और वोट भी उन्हीं के पीछे पीछे चला गया। इससे एक बात साफ हो जाती है, इस क्षेत्र में वोटर के लिए स्थानीय नेता पार्टी से कहीं ज्यादा मायने रखता है। और यहीं पर हमें एक बड़ी बात समझनी होगी। एक जीवंत लोकतंत्र में हर आवाज को सुने जाने का हक है। हमारा संविधान हमें बोलने की आज़ादी देता है, लेकिन इसके साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। जिम्मेदारी सुनने की, समझने की और एक आम सहमति बनाने की, न कि सिर्फ बंटवारा करने की। जब संवाद टूटता है तो विपक्ष भी बिखर जाता है। तो चलिए, अब पार्टी की मौजूदा हालत को समझने के लिए एक सिस्टमैटिक तरीके का इस्तेमाल करते हैं। इसे हम चतुर्मुख ढांचा कहते हैं। ये हमें 4 अलग अलग पहलुओं से ताकत और कमजोरी को समझने में मदद करेगा: चुनावी, कहानी, संसाधन और संगठन। इस टेबल में जो सबसे दिलचस्प बात है, वो ये है कि पार्टी की नींव पूरी तरह से टूटी नहीं है। मतलब चुनावी और संगठनिक तौर पर जमीन अभी भी है, लेकिन इसमें गहरी दरारें हैं और सबसे बड़ी कमजोरी है संसाधनों की। और जब ऐसा होता है तो मुकाबला एक तरफा हो जाता है। तो अब तक हमने समस्या को समझा। अब बात करते हैं समाधान की, एक ऐसे ब्लूप्रिंट की जो सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं, बल्कि विश्वास और सुशासन के एक नई प्रणाली बनाने के लिए हो। तो विश्वास वापस जीतने के लिए किस तरह के चेहरे की, किस तरह के नेतृत्व की जरूरत है? कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी जड़ें यहीं की मिट्टी में हो, जिसने पहले भी लोगों की सेवा की हो, जो खासी और अंग्रेजी दोनों जुबानों में लोगों से बात कर सके, और जिसका ध्यान सत्ता पर नहीं बल्कि विकास पर हो।
एक सच्चा आदिवासी दूरदर्शी। ये है जनता का असली घोषणा पत्र। ये वो मुद्दे हैं जो सीधे लोगों के दिलों से निकले हैं। खराब सड़कें, नौजवानों के लिए नौकरियां, अपनी जमीन और जंगल के अधिकार और भ्रष्टाचार। कोई भी योजना जो इन मुद्दों को नहीं सुलझाती, वो सिर्फ एक खोखला वादा है। यही असली प्राथमिकताएं हैं। और ये दिखाता है कि कैसे एक बड़ी सोच को एक जमीनी एक्शन प्लान में बदला जा सकता है। एक 90 दिन की रणनीति, ये सिर्फ बातें नहीं है, ये एक पूरी प्रक्रिया है। देखिए, शुरुआत होती है सुनवाई यात्रा से, लोगों को सुनने से, फिर जनजातीय परिषद के साथ मिलकर घोषणा पत्र बनाना, और फिर सही वक्त पर सही उम्मीदवार का ऐलान। ये एक सोचा समझा प्लान है। और जब हम जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़ने की बात करते हैं, चाहे वो घर घर जाकर हो या मोबाइल फोन पर, तो हर बातचीत की नींव विश्वास पर टिकी होनी चाहिए। हमारे देश के कानूनी ढांचे में सहमति सर्वोपरि है। लोग अपनी उम्मीदें और अपनी परेशानियां तभी साझा करते हैं जब उनकी गरिमा और उनकी निजता का पूरा सम्मान किया जाता है। अब बात करते हैं आज के जमाने की, यानी डिजिटल रणनीति की। लेकिन ये कोई आम रणनीति नहीं है, ये है हाइपर लोकल। मतलब हर गांव के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप, खासी भाषा में रोज की जानकारी, और सबसे जरूरी, फर्जी खबरों का मुकाबला सबूतों के साथ, सच्चे तथ्यों के साथ। ये लोगों से उनकी भाषा में, उनके अपने मंच पर बात करने का तरीका है। तो आखिर में हमारा नजरिया क्या है? एक ऐसा सिस्टम बनाना जो सत्ता के लिए नहीं बल्कि मकसद के लिए काम करे। एक ऐसी व्यवस्था जो बोलने से पहले सुने और जमीनी स्तर से सबकी सहमति बनाए। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08040244160 पर कॉल करें। राजनीति से परे, उद्देश्य।